प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेन पेपर दोस्तों, एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम बिहेवियर इन स्कूल्स एंड इट्स सॉल्यूशन। यानी कि स्कूल में जो समस्यात्मक व्यवहार बच्चों द्वारा किए जाते हैं वो क्यों होते हैं, उसके कारण एवं उसके समाधान भी। तो आइए दोस्तों ये जानते हैं और अंत तक वीडियो आप ज़रूर देखिए ये जानने के लिए कि ये समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं और इसके समाधान क्या हैं। इस संबंध में प्रोफेसर विनय या शिक्षा शास्त्री कहेंगे, उन्होंने क्या कोटेशन दिया है, आइए ये जानते हैं। उनके अनुसार समस्याएं पारिवारिक परिवेश में स्थित होती हैं जो परिवार के मुखिया या नेता के द्वारा या प्रधान के द्वारा संचालित किए जाते हैं समाज के विशिष्ट मापदंडों के आधार पर। इसका इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। उनके अनुसार problems lie in familiar atmosphere which run by the head man of their family through proper channel of the norms of society। यानी कहने का मतलब था कि जो भी समस्याएं आती हैं सबसे पहले परिवार से आती हैं और परिवार से जो समस्या उत्पन्न होती है उसको परिवार के मुखिया द्वारा या समाज के जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि जो परिवार में सबसे बुज़ुर्ग होते हैं, मुखिया होते हैं, जो परिवार को चलाते हैं, उन्हीं को ये समझना पड़ता है कि आखिर बालक में ये समस्या क्यों आ रही है, क्यों वो चिड़चिड़ा हो रहा है, क्यों वो समस्या उत्पन्न कर रहा है पारिवारिक। ये तो था परिवार की बात। अब बच्चे बहुत सारे विद्यालयों में भी समस्यात्मक व्यवहार करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रोफेसर मन ने इस संबंध में क्या कहा है। उनके अनुसार विद्यालयों में सामान्यतः विद्यार्थियों के द्वारा समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन इसके आधार स्वरूप केवल शिक्षक ही जिम्मेवार माने जाते हैं क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण से वे पूर्णतः परिचित नहीं होते हैं। अब आइए देखते हैं इंग्लिश में भी। जनरली इन स्कूल्स प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स बट इन इट रूट ओनली द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल एज दे नॉट वेल नर्स्ड इन एजुकेशनल ट्रेनिंग। यानी कि प्रोफेसर मन का ये कहना था कि विद्यालय में अगर कोई छात्र या छात्रा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, किसी कार्य में बाधक बन रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार शिक्षक ही होता है। शिक्षक को शायद ये नहीं पता होता है कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से बच्चे को समझना है कि उसमें समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। बहुत सारे कारक होंगे इसके जिसके द्वारा शिक्षक ये समझ सके कि बच्चों में ये प्रॉब्लम हो ही ना। बच्चों की भावनाओं को समझना, उनकी समस्या से अवगत होना, ये एक शिक्षक का कर्तव्य है। और अगर शिक्षक सही मायने में प्रशिक्षित है तो वह यह समस्या उत्पन्न होने नहीं देगा, और अगर समस्या उत्पन्न हो भी गई तो वह उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। शिक्षा मनोविज्ञान में विद्वानों ने यह भी बताया कि यदि शिक्षण कार्यक्रम की अवधि में किसी विद्यार्थी में समस्या उत्पन्न होती है तो शिक्षकों को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। उन्हें वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज वो इग्नोर करेंगे तो आगे जाकर के वे बच्चे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत भारी गलती कर सकते हैं, समाज के लिए, देश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं वे बच्चे। तो इसलिए उनको स्कूल लाइफ में ही एक शिक्षक के द्वारा उस समस्या को ख़त्म करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए, ताकि बच्चे का व्यवहार आगे जाकर बहुत ही सरल और उचित व्यवहार हो। स्कूल में समस्यात्मक व्यवहार को हम एक डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। यानी बच्चे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर करते हैं स्कूल में, उसे हम एक डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, प्रॉब्लम बिहेवियर इन स्कूल्स है, यानी कि ये प्रॉब्लम कहाँ होता है, स्कूल में होता है।
स्कूल में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो स्कूल का कैंपस होता है और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि स्कूल के अंदर में नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल का पावर या जो जिन्होंने स्कूल खोला है, जिसके हाथ में स्कूल का कंट्रोल है, वो कहीं और रहते हैं, लेकिन स्कूल का सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहता है। अब हम आते हैं कैंपस की ओर। कैंपस में क्या होता है? क्लासरूम्स हो सकते हैं, ऑफिस होता है, और क्लासरूम जो होता है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ये अलग अलग सेक्शंस किस पे बांटे होते हैं? टीचर्स को बांटे हुए होते हैं। तो वो हो गया डिवीज़न ऑफ टीचर्स। और जब डिवीज़न ऑफ टीचर्स हो गए, यानी कि मान लिया किसी स्कूल में 50 अलग अलग रूम हैं, क्लासरूम्स, और उसमें 5 या 10 क्लास है, या तो 1 to 5 है या 1 to 10 है, और सारे के 5 सेक्शंस हो गए, तो वो डिवीज़न में बट गया। उसमें अलग अलग टीचर्स होंगे जो अलग अलग एक एक क्लासरूम को संभालेंगे क्लास टीचर के तौर पे। अब आते हैं, कोई भी क्लासरूम होगा तो उसमें स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, और ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे का प्रॉपर केयर करेंगे। स्टूडेंट्स कैसे टीचर्स का केयर करेगा? तो स्टूडेंट्स का फ़र्ज होगा कि वो टीचर्स की बात माने, वो जो इंस्ट्रक्शन दे वो स्टूडेंट सुने, समझे, उसे फॉलो करे। और टीचर्स का ये रहेगा कि वो स्टूडेंट को प्रॉपर केयर करे, उसके प्रॉब्लम्स को समझे, उसके गुणों को निखारे, पहचाने, उसमें और इनिशिएटिव ले, किसी तरह का इनोवेशन करे, उसके गुणों को निखारे, कहने का मतलब। उसके अलावा अगर किसी बालक में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, किसी तरह से वो परेशान है, या कुछ भी समस्या हो सकती है, सपोज़ कि अगर कोई एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे को मार रहा है, या उसे किसी बात के लिए धमका रहा है, या और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो बच्चा बिहेव चेंज कर देगा, डरेगा। तो इस समस्या को एज अ टीचर उसे समझना चाहिए और उस समस्या का हल भी निकालना चाहिए। अब आते हैं ऑफिस की ओर और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर। दोनों का ही क्या काम होता है? मैनेजमेंट करना। किसी भी तरह का मैनेजमेंट करेगा तो वो कौन करेगा? ऑफिस करेगा। और ऑफिस में जो पर्सन होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि जिन्होंने स्कूल खोला है, या जो उसके चेयरपर्सन हैं, या जो उसके ऑनर हैं, उनसे वो पूछकर ही कार्य करेगा, उनके सलाह पे, उनके ऑर्डर पे ही काम करेगा। तो इस प्रकार अब इसमें क्या आते हैं? प्रोफेशनल और एजुकेशनल आता है, साथ ही पर्सनल भी आता है। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा वो क्या करेगा? किसी चीज़ को पर्सनली भी लेगा, एजुकेशन के हिसाब से भी डिसीजन लेगा, और प्रोफेशनल तरीके से भी वो डिसीजन लेगा। तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक स्कूल के मैनेजमेंट को संभालता है, एक स्कूल चलाता है। और इसमें जो भी प्रॉब्लम होता है इसी स्कूल, इसी कैंपस और इसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही होता है। तो शिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अगर किसी विद्यार्थी द्वारा कोई समस्या उत्पन्न होती है, या कक्षा कार्य या शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, तो इसके कारण क्या होता है कि कुछ कारक होते हैं जो इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। तो हम इन कारकों को भी देखेंगे एक बार। अब क्या होता है कि इसके जो विद्यालय में जो समस्या उत्पन्न होती है उसके कुछ कारक जिम्मेवार होते हैं, यानी कि फैक्टर्स। तो देखेंगे हम, पहला फैक्टर्स क्या है? पहला है लैक ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द टीचर्स, यानी शिक्षकों के व्यक्तित्व का कम होना या कमज़ोर होना। शिक्षा शास्त्र में शिक्षकों से चूंकि यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शैक्षणिक औसत का प्रयोग बच्चों के सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट में अधिक से अधिक लगाएं, जिससे कि उनका समुचित विकास हो सके। लेकिन यह तभी संभव है जब शिक्षक का व्यक्तित्व जो है वो बहुआयामी यानी पारदर्शी हो और बहुत ही बृहद तरीके से हो। तभी वो शिक्षक का बच्चों का ओवरऑल
डेवलपमेंट कर पाएगा। अब आते हैं, किसी भी शिक्षक का ग्रिप अप ऑन द सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि विषय पे पकड़ होना चाहिए। शिक्षक के क्रम में शिक्षकों को अगर अपने शिक्षण प्रभावकारी या प्रभावशाली बनाना है तो वह तभी बना सकते हैं जब उनका अपने विषय पर पूरा अधिकार हो, पूरी तरह से विषय पे पकड़ हो, और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे विद्यार्थियों को पठन पाठन का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा और वे अपने अध्ययन को पूरा करेंगे, पूरा करके सृजनात्मक कार्य को व्यवहारिक रूप भी दे पाएंगे। लेकिन अगर वही विषय पे पकड़ टीचर का नहीं है, शिक्षक खुद उस सब्जेक्ट पे कमज़ोर है, तो फिर बालकों में समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। अब तीसरा पॉइंट हम दे सकते हैं डिसिप्लिन्ड लाइफ, यानी अनुशासनात्मक जीवन। विद्यालयों में विद्यार्थी समस्याएं उत्पन्न नहीं कर सकेंगे, इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि शिक्षक खुद अपने जीवन को अनुशासन के साथ जोड़ कर रखे। अगर शिक्षक अनुशासित नहीं है तो बालक में भी अनुशासन नहीं आएगा। पता चला शिक्षक स्वयं 1 घंटा स्कूल लेट पहुंच रहा है तो बालक भी निश्चिंत रहेंगे, वो भी बच्चे भी स्कूल लेट से पहुंचेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। शिक्षक भी नहीं बोल पाएगा क्योंकि वह स्वयं स्कूल लेट से पहुंच रहा है। तो इसलिए एक डिसिप्लिन का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो समस्या उत्पन्न होगी। साथ ही शिक्षक क्या है, अपने आचरण को भी समस्याओं से अगर वंचित नहीं रखे हैं, वो स्वयं समस्या में अगर घिरे हुए रहते हैं तो बालक अपनी समस्या कहाँ लेकर जाएंगे। वो तो यही जान रहे हैं कि शिक्षक स्वयं प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, भाई तो मैं अपनी समस्या उनके पास क्या लेकर जाऊं। तो ये सब सारे कारण जो होते हैं वो प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। अब आगे देखेंगे संतुलित दिनचर्या का अभाव। अगर बैलेंस लाइफ रूटीन अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर किसी के जीवन में आदर्श स्थान नहीं है तो शिक्षक स्वयं अपने जीवन के सभी क्रियाविधियों को नियमित एवं संतुलित बनाकर विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे और विद्यार्थी भी उनका अनुकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षक ही वैसा ही है तो विद्यार्थी भी वैसे ही बनेंगे। तो इन सभी समस्याओं से एक स्कूल को बचाना बहुत ही आवश्यक है। अब अगला पॉइंट हम देते हैं सहिष्णुता का धारक, यानी बेरर ऑफ टॉलरेंस। शिक्षकों को अपना जीवन पूर्णतः समाज सेवा की भावना में समर्पित करना चाहिए और अपने दैनिक जीवन को सहिष्णुता के साथ जोड़कर रखना चाहिए। कहने का यह तात्पर्य है कि अगर समाज में किसी भी तरह का प्रॉब्लम उत्पन्न होता है तो वो एक शिक्षक होने के नाते, एक जिम्मेवार शिक्षक होने के नाते उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेगा। और ये चीज़ एक बालक भी अपने शिक्षक को देख कर के सीखेगा कि हाँ, मुझे समाज के लिए या परिवार के लिए या अपने मोहल्ले के लिए वैसा ही काम करना है। लेकिन अगर एक शिक्षक सहिष्णु नहीं है, वो स्वयं अड़ियल है, कड़े स्वभाव का है, उसको व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, जो जैसा चल रहा है। समाज में बहुत सारी बुराइयां कुरीतियां फैली हुई हैं, बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं ऐसे जिससे शिक्षक स्वयं दूर रहता है। तो फिर बालक को जब वैसी उस टाइप की कुछ समस्या अगर उत्पन्न होती है, अगर वो कोई समस्या फेस करता है स्वयं, तो वो शिक्षक को चूँकि देख करके स्वयं चुप हो जाएगा। तो ये सभी जो कारक हमने देखा, ये क्या होता है, प्रॉब्लम को बढ़ाता है। और यही कारण है कि स्कूल में एक विद्यार्थी इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अपना बिहेव जो है वो प्रॉब्लमेटिक बनाते हैं। लेकिन अगर इस समस्या का समाधान करना है तो हम सेम यही पॉइंट अगर हम दे दें और इसमें व्याख्या अलग तरीके से कर दें तो ये सारा समाधान के रूप में आ जाएगा। जैसे शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास करना, विषय पर उनकी पकड़ होना, उनका जीवन अनुशासनात्मक होना,
उन्हें संतुलित दिनचर्या का पालन करना चाहिए और सहिष्णुता का धारक उन्हें होना चाहिए। अगर एक शिक्षक सहिष्णु रहेंगे, वो सहज भाव से कोई भी कार्य को करेंगे, सुनेंगे किसी की प्रॉब्लम को, समाज में होने वाली बुराइयां, कुरीतियों या किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार किसी के साथ हो रहा है, तो जब एक शिक्षक स्वयं सहिष्णु होगा, अपने आप को सहिष्णुता के साथ वो जोड़ कर रखेगा, तो विद्यार्थी भी सहज भाव से उसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपनी समस्याओं से दूर रहकर समाज में अपना विशिष्ट स्थान बना सकेंगे। और इसका प्रभाव तभी दिखेगा जब शिक्षक स्वयं अपने जीवन को अध्यापन व्यवस्था में विद्यार्थियों के समय सहिष्णु बनकर प्रस्तुत करेंगे। यह गुण शिक्षा व्यवसाय में इतना शुद्ध माना जाता है कि बड़े ही सरलता के साथ शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही एक दूसरे को सहयोग करते हुए समाज का कायाकल्प कर देते हैं और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूत आधार भी प्रदान कर सकेंगे। यदि हम उपरोक्त बिंदुओं पर अगर ध्यान दें और इसे एक शिक्षक अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अपना ले, तो निश्चित रूप से कक्षा में समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। लेकिन यह तभी संभव है जब संबंधित शिक्षक को अपने शैक्षणिक योग्यता, अपने व्यावसायिक योग्यता तथा व्यक्तिगत योग्यता का उन्हें आभास हो। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी वर्ग संचालन में समस्याएं तभी उत्पन्न कर सकेंगे जब उन्हें अपने शिक्षक का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता है। अतः शिक्षकों से यह आग्रह करनी चाहिए कि वे वर्ग संचालन में, यानी कक्षा के संचालन में समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करें और इसके लिए वे अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यक्तित्व में अनुशासन लाएं, अपने दिनचर्या को संतुलित रखें, अपने व्यवहार में सहिष्णुता अपनाएं और विषय पे, सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने विषय पे पूरी पकड़ होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अगर कोई गलती है या कोई कुछ और आपको पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर पूछें। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।